नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक अलग मुकदमे पे बात करते हैं जो संबंधित है धारा 363, 366, 376 और 323 इंडियन पीनल कोड की और धारा 4 पॉक्सो की। इस केस में अभियुक्त को एक्विटल मिला था। बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे धारा दिया हुआ है कि कौन से धारा में अभियुक्त पे मुकदमा चलाया गया था। ये सब धारा लिखा हुआ है और यहीं पे लिखा है धारा 4, ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो एक विषय को समझिए कि ये तो इंडियन पीनल कोड के अपराध हैं। सेक्शन 4 के लिए वो बंधु जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बालक हो या बालिका, उसके साथ कोई अपराध होता है लैंगिक अपराध, तो ये अधिनियम प्रकाश में आता है। इस अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है। सेक्शन 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें मिनिमम 10 वर्षों की और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान है। यही इस सेक्शन में इसमें होता क्या है कि जो वादी मुकदमा है सुनील, इसकी बहन 3 माह पूर्व घर से चली गई थी और इन्होंने अपने तहरीर में बताया कि वो माइनर थी और उसे एक अमुक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया, जो 363 विवाह करने के प्रयोजन से ले गया, 366 उसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया, 376 मारपीट भी किया, 323 और वो माइनर थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। तो ये सेक्शन 4 अभियुक्त पे लगाया गया था। अब एक चीज़ देखिए, जो पुरानी धारा है इंडियन पीनल कोड की, उसमें धारा 228A में जो माइनर है उसका नाम प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, सिर्फ उसे पीड़ित कहा जाएगा। ये संशोधन जोड़ा गया है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको ही पूछा जाता है कि किस धारा में रेप से पीड़ित महिला का नाम प्रकाश में नहीं लाया जाता है। इस तरह से करके एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि धारा 228A इंडियन पीनल कोड के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए इस निर्णय में पीड़िता को उसके नाम से संबोधित न करते हुए आवश्यकता अनुसार पीड़िता को पीड़िता कहकर संबोधित किया जाएगा। ये हो गया। सब कुछ होने के बाद ये वादी मुकदमा से अब आइए एक चीज़ को समझिए। पहले होता है FIR, किसी भी घटना के संदर्भ में FIR होगा। FIR के बाद पुलिस उस पर अपना विवेचना करती है, जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और FIR के बाद एकत्रित सूचना जो एकत्रित की जाती है उसमें संबंधित लोगों का 161 CRPC, जो अब BNS में 180 बन गया है, उसके अंतर्गत बयान को दर्ज किया जाता है। यदि महिला से संबंधित अपराध होता है तो उसमें CRPC का 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाता है, जो अब भारतीय न्याय संहिता में 183 बन गया है। इसके बाद से चार्जशीट न्यायालय में भेजी जाती है। चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। यदि अपराध उससे ट्रैवल है, जिस कोर्ट से ट्रैवल है, यदि ट्रैवल बाय मजिस्ट्रेट है तो खुद उसका ट्रायल करेगा। यदि कोर्ट ऑफ सेशन से है तो उसको कमिटल कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में, फाइल कमिटल हो जाती है। ये बहुत बड़ा और प्रैक्टिस में बहुत ही बारीक चीज़ है। ये इतना आसान जितना मैं बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस में लगता नहीं है, जब तक आप अच्छे से सीखे नहीं। कमिटल के स्टेज पे यदि आप अभियुक्त के तरफ से हैं तो क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, यदि पीड़िता के तरफ से काउंसिल है तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब बातें प्रैक्टिस की हैं। जब चार्जशीट आ जाता है तो उस पर तलब करके अभियुक्त को चार्ज बनाने के बाद ट्रायल प्रारंभ हो जाता है। ट्रायल में क्या होता है
कि अब गवाहों को बुलाया जाता है। जो भी केस डायरी में गवाह रहते हैं 161 में बयान दिए रहते हैं, या डॉक्टर हो गए, जो भी तरह का साक्ष्य संकलित किया जाता है उसे कोर्ट में प्रूफ किया जाता है। साधारण भाषा में इसको समझा जाए। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायल प्रारंभ हो गया है। कहाँ से ट्रायल हो रहा है? विवेचना के उपरांत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध इतना सेक्शन में न्यायाधीश प्रेषित किया गया। आरोप पत्र, जिसे चार्जशीट कहते हैं, पत्र सेशन प्रेषित किया गया। अब देखिए, जब पॉक्सो लग जाता है, ये प्रैक्टिस में आप सीखेंगे, इसको मैं अभी बता देता हूँ। जब पॉक्सो के लग जाएंगे तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, तो डायरेक्ट उसी कोर्ट में चार्जशीट आ जाता है। यहाँ कमिटल जैसी बात नहीं होती है। और जो मैंने कमिटल की बात बताई वो भी बात है इंडियन पिनल कोड के अपराधों के लिए। स्पेशल कोर्ट में डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट में आ जाता है। जब आप न्यायालय जाएं तो कोर्ट का बाइफर्केशन देखें कि कौन सा कोर्ट क्या काम कर रहा है, किस अधिनियम से रेगुलेट हो रहा है, उसके जुरिडिक्शन क्या है, कौन कौन से कार्य करता है। आया, इसके आधार पर अभियुक्त गण द्वारा आरोपित अपराध पर प्रसंज्ञान लिया गया, उसी को कॉग्निजेंस कहते हैं। अभियोजन के प्रपत्रों का ये सेक्शन 207 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 207 में सीआरपीसी में जो भी अभियोजन प्रपत्र लगाता है वो अभियुक्त को दिया जाता है। आप ध्यान रखें, केस डायरी उसमें नहीं आता है। होल केस डायरी अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा। 161 के बयान दे दिए जाएंगे, और भी जो महत्वपूर्ण प्रपत्र है वो अभियुक्त को दिया जाएगा। अभियुक्त इतने इतने कोई एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई तो उसको हटा दिया गया। इसके बाद से आदेशानुसार हस्तांतर उपरांत विचारण हेतु प्राप्त हुआ। अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रपत्र साबित किए गए। ये लिस्ट पहले ही दे दिया गया। एक तो तहरीर उसी को जो लिख करके दिया था कि मेरी बहन को लेके अमुक व्यक्ति चला गया है और उसके साथ इस प्रकार के अपराध हुए, तो ये तहरीर हो गया। इस पे प्रदर्श 1 डाला गया, बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदर्श पढ़ना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट पे। किसने प्रूफ किया? PW1 ने प्रूफ किया, यहाँ लिखा हुआ है। 164 जो ऊपर आप लोगों को बताया, पीड़िता का 164 का बयान हुआ होगा, उसको PW2 ने प्रूफ किया कि हाँ मेरे ही सिग्नेचर बने हैं, मैंने ऐसा बयान दिया, जिस पे प्रदर्श एग्जिबिट 2 डाला गया। ठीक। आरोप पत्र, जब चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो चिक थाने पे तहरीर दी जाती है, जो लिखते हैं उनको चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसको प्रूफ नहीं कराया गया। इसको अभियुक्त के अधिवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जेन्युइन है, और यदि प्रूफ नहीं न्यायालय में बुला के करेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होता है ट्रायल में, न्यायालय में। देखिए, मुकदमा बहुत बड़ा है अपने आप में, इसके बारीकियों को समझिए। तो वो एक्सेप्ट करते गए, आरोप पत्र को भी एक्सेप्ट कर लिए, जीडी कायमी की प्रति को भी एक्सेप्ट कर लिए, नकल जीडी को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नक्शा नजरी जो घटनास्थल का बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको भी, मेडिकल लीगल को भी एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इन सारे डॉक्यूमेंटों को औपचारिक रूप से जिन व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है उन्हें न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं हुई, उसको उन्होंने सबूत के तौर पे माना। ये कब किया जाता है? तब किया जाता है यदि आप डिफेंस कर रहे हैं किसी मौकिल का और केस आपके पक्ष में है, तब इसे एक्सेप्ट किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, सब कुछ कर लिए, प्रूफ हो गया, तो अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान धारा 313 में अभियोजन कथानक का गलत होना बताया। साक्षी PW1 वादी मुकदमा पीड़िता के भाई एवं PW2 पीड़िता के बयानों को सही होना बताया। जनरली आप सही होना बता देंगे तो आपको सज़ा हो जाएगी, परंतु इस केस में सज़ा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया कि मुकदमा उसके विरुद्ध गलतफहमी के वजह से चला। वे 12 वर्षों से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, मटेरियल है।
आप रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि पति पत्नी के रूप में रेप पीड़िता से विवाह कर लेने से अपराध नहीं खत्म हो जाता। उनके वकील इस स्तर पे मुकदमे को ख़त्म नहीं करा पाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचता है और वैसी टिप्पणी आती है, परंतु यहाँ पे विद्वान न्याय अधिवक्ता ने इसी स्तर पे मुकदमे को एक्वेटल की तरफ लेके गए। अब देखिए PW1 जब आया, जिसने FIR कराया था, ये न्यायालय में आता है तो बयान देता है। अपनी मुख्य परीक्षा इंडियन एविडेंस एक्ट 145 सेक्शन, आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं ट्रायल की स्टेज पे, यदि आप आ जाते हैं, ट्रायल के लॉयर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आपको सारे अधिनियमों के बारे में ज़बरदस्त तरीके से पता होना चाहिए, अन्यथा आप ट्रायल नहीं करवा पाएंगे। ट्रायल बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है। सब कुछ जानते हुए हर ट्रायल में एक नई अनुभूति आपको होगी। मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि घटना आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय उसे इस समय याद नहीं है। जिस दिन उसने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था उस दिन से 3 माह पूर्व के समय की थी। उसकी बहन पीड़िता पढ़ी लिखी नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, यदि पीड़िता पढ़ी लिखी नहीं है, इसका मतलब कि उसका एज सर्टिफिकेट स्कूल से मिलना मुश्किल है। चीज़ों को समझते चलिए कि हो कैसे रही है। अब उसके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल पास आउट सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे एज के संबंध में, जिसमें हाई स्कूल का या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी तरह से अपना हस्ताक्षर बना लेती है। घर पर उसके साथ रहती थी। घटना के समय उसकी उम्र 19 वर्ष की थी। सशपथ बयान जब कर दिया कि उसकी बहन की उम्र 19 वर्ष थी, यानी वो माइनर रही नहीं। माइनर जब नहीं रही तो पॉक्सो का ट्रायल होगा कैसे, क्योंकि 18 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए। और जब वो माइनर नहीं रही तो 363 भी अप्लाई नहीं होगा। अब बचेगा कौन? 366 बचेगा। 366 क्या कहता है कि किसी पे भी पीड़ित दबाव डाल के शादी करना। 376 कहता है कि किसी महिला की मर्जी के बिना इंसर्ट करेगा, या जो रेप की डिफिनेशन दी गई है आप बुक में पढ़ लें। 4 कंडीशन बताए गए हैं। जब 19 वर्ष की हो गई तो बहुत सारे अपराध अपने आप में ख़त्म हो गए। यदि वो 363 ख़त्म हो गया, सेक्शन 4 पॉक्सो का हो गया ख़त्म, 366 बचा तो वो कहेगी कि मेरा सहमति था, तो 366 भी ख़त्म हो गया। 376 यदि सहमति से सहवास या संभोग हो रहा है तो रेप की भी बात नहीं आएगी। अब बचेगा 323। 323 के लिए मेडिकल प्रपत्र प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, तो उसके संबंध में क्या आएगा? फिर आगे इसके बयान को पढ़िए और पीड़िता के बयान को पढ़ करके मैं ख़त्म करूँगा कि किस तरीके से मुकदमे को ख़त्म कराया जाता है। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। उसके घर में 4 भाई बहन थे। परवरिश भाई ने मिलकर किया। अब देखिए जो हाईलाइट है, घटना वाले दिन उसकी बहन पीड़ित को राजमंदी से उसके परिवार में सबको बताकर घर से लेकर अपने घर गए थे। एक दूसरे से शादी कर लिए थे। घटना के समय उसकी बहन 19 वर्ष की थी तथा बालिग रहते हुए दोनों शादी किए थे तथा वर्तमान समय में दोनों के बच्चे भी पैदा हुए। सारा इन्होंने सशपथ ही मुकदमे को ख़त्म कर दिया। जो तहरीर दिए थे भाई, अब इस पे से क्या आप देंगे? कोई भी प्रोसिक्यूशन केस किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होनी चाहिए, और इन्होंने इनको हॉस्टाइल घोषित कर दिया गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब PW2 पीड़िता जो है अपने शपथ में कही कि लगभग घटना है उस समय मेरी उम्र 19 वर्ष थी। 19 वर्ष थी तो सारे घटना इसके साथ भी ख़त्म हो जा रहा है। घटना के समय उसे याद नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गई। क्यों बात आ रहा है? जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, घर में ही पैदा हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉस्पिटल में होती पैदा तो हॉस्पिटल का मिला होता डॉक्यूमेंट, आंगनबाड़ी का मिला होता
जिससे उसके एज को डिटरमाइन किया जा सकता था। लेकिन एज को डिटरमाइन करने वाले जितने भी फैक्टर हैं सब एक एक करके टूट रहे हैं। ट्रायल देखिए किस तरीके से होती है। घटना के समय उसकी उम्र 19 वर्ष थी। बात ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। वो अभियुक्त को इसलिए जानती पहचानती है क्योंकि उसकी बहन की शादी अभियुक्त के भाई से, ये जीजा का भाई रहा, हुई थी। अब देखिए जो हाईलाइट पार्ट न्यायालय ने की है अपने आदेश में, वह उसे पसंद करने लगी, अभियुक्त भी उसे पसंद करने लगा और उन दोनों में भला फुसला कर नहीं ले गए, साथ में अपनी मर्जी से गई हो गया। अब देखिए मेडिकल जो हुआ था उसके बारे में क्या कह रही है, और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दी थी 164 का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस होता है, उसके संदर्भ में क्या कह रही है। घटना के समय, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, घटना के समय कुछ दिनों के बाद स्वयं अपने भाई के साथ थाने पर गई थी। थाने पे गई थी। थाने पर महिला सिपाही ने उसके बयान लिया था तथा महिला सिपाही ने उसका मेडिकल भी करवाया था। मेडिकल में पूरा आया होगा, जिसे मेडिकल इतने दिनों बाद होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस में, तो आया क्या होगा, ओल्ड टर्न हाइमन करके आया होगा, क्योंकि और कुछ तो मेडिकल में 2-3 दिन के बाद से ही मिलता नहीं है। तथा मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी उसका बयान कराया था। आज न्यायालय में 164 का बयान सीलबंद लिफाफे में है। 164 का जो बयान होता है पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसको लिख करके साइन बना करके सीलबंद लिफाफे में करके उस न्यायालय में रख दिया जाता है जहाँ ट्रायल चलती है, या उसी न्यायालय में रखा रहता है। जब पीड़िता आती है बयान देने तो उसे मंगाया जाता है, या उस न्यायालय में रहता है तो उसे खोला जाता है और उसे पढ़ाया दिखाया जाता है, उस पर प्रदर्श डाला जाता है कि हाँ हमने ही साइन बनाई है। जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। 164 संहिता का बयान पढ़कर पीड़िता को सुनाया गया। पीड़िता ने कहा कि यह बयान उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। उसने अपने अंगूठे के निशान की पुष्टि की, प्रदर्श 2 डाला गया। अब देखिए यदि 164 पे कह दे कि मेरा है बयान, स्वतंत्र था, उतने पे कन्विक्शन हो जाएगा। अगर इतना कहलवाकर आप छोड़ देंगे तो आपके क्लाइंट का कन्विक्शन हो जाएगा। इस पे और उसके बयान आए होंगे 164 पे, और आगे कुछ ना कुछ कही होगी। तो मेन 164 पे ही चलते हैं। तिथि व्यस्त थी, शादी प्रमाणित थी। दृष्टिगत रखते हुए विद्वान तर्कों को सुना गया। समय अभियुक्त वादी मुकदमा बहस अर्थात पीड़िता को। अब बिंदु 2 इस पे निश्चयात करते हैं, तो सीधे सीधे आ गए इस पे। 19 वर्ष था, प्रदर्श 4। तदनुसार निश्चय 1, स्कूल नहीं गई तो वही सब आने लगा कि उम्र नहीं, उम्र का डिटरमाइन नहीं होगा। घटना के समय पीड़ित राजमंदिर से गई थी, ये भी आ गया। अब 164 के बारे में क्या आ रहा है न्यायालय का ओपिनियन। हाँ, आवश्यक है। प्रति परीक्षा में भी PW1 द्वारा ऐसा कथन नहीं किया गया है जो अभियोजन कथन का समर्थन करे। ये हॉस्टाइल हो रहा है PW1, अर्थात दूसरे शब्दों में PW1 के संपूर्ण साक्ष्य अभियोजन कथानक के विपरीत है, जिसका लाभ अभियुक्त को देना विधि सम्मत है। PW2 के बारे में आइए, इसका महत्वपूर्ण है, ये 164 को पढ़ते हैं। घटना के समय कुछ दिनों के बाद स्वयं अपने भाई के साथ थाने पर गई थी। थाने पर महिला सिपाही ने उसका बयान लिया था। बयान किस में लिया होगा, 161 का बयान थाने पे हो रहा है, CRPC लिया था। उसका मेडिकल का सेक्शन ढूंढ के आप ज़रूर बताएं कि किस में पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। CRPC में ही है। 50 सेक्शन से आगे बढ़ के देखें आप। मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी उसका बयान कराया गया था, जो 164 है, मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान हो रहा है लिफाफे में, जिसके अनुमति से खोला गया। पीड़िता को सुना, पीड़िता ने कहा कि यही बयान उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। बस इतना ही कह देगी तो कन्विक्शन कन्फर्म है।
164 दंड प्रक्रिया संहिता पर उसने अंगूठे का निशान की पुष्टि की। PW2 मुख्य परीक्षा से पूर्व उसके बयान अंतर्गत धारा 164 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपने बयान अंतर्गत 164 में उसने बताया कि सुनील कुमार, देखिए 164 में उल्लेख तो हो रहा है लेकिन वो क्या कहेगी आगे। 164 का बयान उसने क्या दिया था कि सुनील जो ये अभियुक्त है का उससे साथ चलने के लिए कहना, शादी करने के लिए कहना, उसका कावे में घर से ये 40,000 रुपया भी लेके गई थी, जेवर ले जाना, सुनील का उसे किसी शहर के कमरे में ले जाना, वहाँ 3 माह तक रखना, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करना, उससे शादी के लिए कहना, सुनील के पिता माता मारपीट कर भगाया जाना, उसके अकेले अपने घर वापस आना और उसके भाई से सभी बातें बताना जैसा कथन किया गया है। यदि 164 इस फॉर्म में रहेगा और पीड़िता कह देगी मेरा ही है और ये मैंने ही दिया है मजिस्ट्रेट को, ऐसा मेरे साथ हुआ है, सिर्फ इसी आधार पे इन धाराओं में कन्विक्शन कन्फर्म है। कितना हूँ आप कुछ कर लें, कन्विक्शन हो ही जाएगा। लेकिन विदित हो कि अपने बयान अंतर्गत 164 में पीड़िता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया था, परंतु अपनी मुख्य परीक्षा जो न्यायालय में हो रही है, पीड़िता का यह कहना है कि घटना के समय 19 वर्ष की थी, कई सेक्शन खत्म, एवं शादी अभियुक्त से उसकी रजामंदी से कराई गई थी। अभियुक्त के विरोध आरोपित अपराध को खंडित कर देता है और PWT का यह कथन कहना क्योंकि उसकी बहन का भाई है, सूचना रिपोर्ट दी। यह कथन अभियुक्त उसे भला फुसला कर ले गया था तो अपनी मर्जी से अभियुक्त से शादी की थी। अभियुक्त के विरोध आरोपित अंतर्गत धारा 363 को भी खंडित कर देता है। 363 में क्या कंडीशन है? 363 में यदि 16 वर्ष का पुरुष और 18 वर्ष की महिला है, उन्हें कोई ले जाता है गार्जियनशिप से दूर, तो ये 363 बनता है। प्रति परीक्षा में PW2 भाई द्वारा प्रवेश करना, अपनी मर्जी से जाना, बताते हैं खुश रहना। अब आइए 164 में दिखा रहा हूँ मेन। PW2 द्वारा अपने बयान के अंतर्गत 164 पर यह प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि उसका न्यायालय में के समक्ष यह कहना कि उसने दरोगा जी एवं गांव वाले के कहने पर मजिस्ट्रेट साहब को अभियुक्त के खिलाफ बयान दिया था। खत्म 164। यदि सिर्फ इतना सेंटेंस नहीं आता उसके बयान में तो ख़त्म हो जाता सब कुछ और अभियुक्त को कन्विक्शन मिल जाता। लेकिन उसने क्या कहा कि 164 तो दिया था लेकिन स्वेच्छा से नहीं दिया था, दरोगा जी के एवं गांव वाले के कहने पर मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। उसके बयान अंतर्गत धारा 164 विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है एवं स्थिति जब यह हो कि स्वयं पीड़िता यह कह रही हो कि उसे बालिग रहते ही अभियुक्त से अपनी मर्जी से शादी की, अभियुक्त की दोषिता निर्धारित करना न्याय संगत नहीं है। इसी पे अभियुक्त को मिल जाता है, क्या मिलता है? आदेश। देखते हैं अभियुक्त को इतने इतने मुकदमा सत्य परीक्षण से अंतर्गत धारा के संरक्षण से दोषमुक्त किया जाता है। 12 साल बाद दोषमुक्त हो गया। तो यदि आप इस तरह से कराएंगे अपने मुकदमे का ट्रायल और ऐसे अभियुक्त का केस लड़ेंगे तो उसे इसी स्टेज पे दोष मुक्ति मिल जाएगी, उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह से आप इन 3 अधिनियमों पे महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। एक तो CRPC, इंडियन पिनल कोड में सजा का प्रावधान है, उसको समझ सकते हैं आप इसलिए, लेकिन CRPC और एविडेंस का बहुत ही बड़ा इसमें रोल है। खास करके एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, हॉस्टाइल किस तरह से किया जाता है और क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे केस आपके फेवर में आएगा, इन सब बातों को जानने के लिए बहुत ही गहरा अध्ययन करना होगा। और समय समय पर मैं भी इस तरह की सूचनाएं देते रहता हूं। आप हमारे YouTube चैनल को देखें, सब्सक्राइब, शेयर करें और कोई सजेशन हो या उत्साहवर्धन वाली कोई बात हो तो आप ज़रूर बताएं, जिससे मेरा उत्साह बढ़े ताकि और भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए बनाया करूं।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और अगले वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे। नमस्कार।